एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। एक कंप्लीट लेक्चर आपके लिए बनाया गया है। इसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक कंप्लीट वीडियो होगी जीएसटी को लेके। अगर कोई सवाल बन रहा है बोर्ड्स में तो जीएसटी को लेके इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा पहले क्लियरली समझने की कोशिश करिए ध्यान से। आपको मैं पहले जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट बता रहा हूँ, इस फैक्ट को पहले समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप इस तरीके से समझो कि मान लेते हैं अभी क्या है, यहाँ पे जीएसटी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब अगर जीएसटी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट सोसाइटी में अगर नहीं होता है तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या था कि ये मान लीजिए यहाँ पे बैठी हुई है गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट को सामने दूसरी तरफ बैठती है पब्लिक, ठीक है। जिस पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है, यानी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पब्लिक। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस पब्लिक से एक टैक्स लेती है। गवर्नमेंट पब्लिक से क्या लेती है, आप सभी को पता है, टैक्स लेती है। और इनमें से एक टैक्स होता है जिसको हम आईटी बोलते हैं, और आईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत सारे टैक्स आते थे, जिसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्सेशन का नाम है वैट, यानी कि वैल्यू एडिशन टैक्स। दूसरा जो होता था इसका नाम था सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। इस तरीके से बहुत सारे टैक्स आते थे किसके अंदर में, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट को इसको प्रोसेस में, जिसमें ये नंबर ऑफ़ टैक्सेस इंक्लूड होते थे, इस पूरी प्रोसेस में गवर्नमेंट ने देखा कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि मैंने आपके सामने यहाँ 3 नाम लिखे ज़रूर हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जब टैक्सेशन सामने आए तो ये लगभग 17 टैक्स हुआ करते थे। कितने थे, लगभग 17 टैक्स। सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वीएटी, इस तरीके से लगभग 17 टैक्स यहाँ पे इंक्लूडेड थे। तो गवर्नमेंट को दूसरी साइड में ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगने लगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इस तरीके से लगने लगी कि गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि भैया इस प्रोसेस से हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा और पब्लिक का नुकसान हो रहा है। इनसे पैसा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है। तो पैसा जा कहाँ रहा है, पैसा बीच में करप्ट हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, पैसा क्या हो रहा है, करप्ट। अब पब्लिक जो पैसा दे रही है वो पैसा जब गवर्नमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं, वो पैसा कम्प्लीटली गवर्नमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट भी उनको कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा इस पूरी प्रोसेस में झोल है भाई साहब, इस प्रोसेस को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को सही करने के ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट ने एक बहुत बेसिक सा काम किया। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये मान लीजिए ये आपके सामने लोकसभा है, ठीक है। क्या है ये, आप याद रखिएगा, इसको हम कह रहे हैं लोकसभा। तो ये लोकसभा में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक बिल लेके आई। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या लेके आई, एक पार्लियामेंट में, लोकसभा में बिल लेके आई। इसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। हम यहाँ पे एक पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए और इस बिल का नाम था जीएसटी। क्या नाम था इस बिल का, जीएसटी, जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। सर कब इंट्रोड्यूस किया, थोड़ा गौर से समझिएगा। हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था 29 मार्च। कब इंट्रोड्यूस किया, 29 मार्च 2017, 29 मार्च को हमने इसको कहा, ठीक है। एक हमने बिल लेके आए, एक एक्ट लेके आए, और इस एक्ट को गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, या ये बिल एक्ट के फॉर्म में बन गया, या ये अप्लाई हो गया, एप्लीकेबल हो गया देश में। और तब डेट हो रही थी सर, याद रखिएगा इस डेट को, 1 जुलाई 2017, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जाए जीएसटी बिल पार्लियामेंट में कब रखा गया था, 29 मार्च 2017 को, और देश में कब एप्लीकेबल हो गया, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। जब इस मोमेंट पे यहाँ पे ये बात उठी, मेरी बात ध्यान सुनेगा, इस मोमेंट पे ये बात उठी तो इनसे पूछा गया सर क्या है ये जीएसटी, ठीक है। हमारा, आपका, बोर्ड का या पार्लियामेंट का उस समय एक ही बेसिक क्वेश्चन था कि क्या है जीएसटी क्या है, इसको एलेबोरेट करें। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पूछा गया जीएसटी क्या है, इस बात को थोड़ा सा एलेबोरेट करिए। तो मेरी बात थोड़ा गौर से सभी लोग सुनना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे इसके आगे मैं आपको इसके 2 पक्ष बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअली में बात कुछ ऐसी हुई कि यहाँ से इसके 2 व्यूज़ निकलना स्टार्ट हुए। पहली व्यू आप थोड़ा ना ध्यान से, ये मान लो कि 1 जुलाई 2017 को एक एक्ट जो था, एक बिल था जो एक्ट बन गया था, देश पे एप्लीकेबल हो गया था, इसका नाम था जीएसटी। 1 जुलाई को ये देश में लागू होना था।
तो पहली बात तो ये लागू कैसे होगा, इसका पूरा एक प्रोसीजर होगा। मेरी बात समझना, वो कौन सी प्रोसेस होगी जिससे लागू होगा, क्या नहीं होगा। और इसका दूसरा पक्ष जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि सर ये बताओ जीएसटी है क्या, जीएसटी को एलेबोरेट करिए, जीएसटी को थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। इसके आगे अब हम इन दो कॉन्सेप्ट पे ही डील करेंगे, एक क्या प्रोसीजर है वो, और दूसरा जीएसटी का क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर से लेके चलूँगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप देखिएगा, थोड़ा गौर से मेरी बात को समझना सभी लोग। भैया डेट थी 1 जुलाई, फिर से एक बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा, डेट थी 1 जुलाई 2017, और इस दिन एक बिल ने एक्ट का फॉर्म ले लिया और ये नेशन पर एप्लीकेबल हो गया। नेशन पर क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया, जिसका नाम था जीएसटी। कैसे काम करता है जीएसटी, इसको समझिएगा। जब ये एक्ट बिल बना तो इस समय ये कहा गया कि सर इस एक्ट को या इस चीज़ को काम करने के लिए एक काउंसिल की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, काउंसिल की। लिंक मत छोड़िएगा बिल्कुल भी, वरना टॉपिक उड़ जाएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या बात हुई, कैसे काम करेगा जीएसटी। तो इन्होंने कहा जब ये एक्ट पारित हुआ तब इन्होंने कहा कि इसको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक काउंसिल की। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब अभी तक कोई काउंसिल है क्या, सर अभी तक तो आप कहोगे कोई काउंसिल नहीं है। तो यानी काउंसिल को बनाना पड़ेगा। काउंसिल को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाया गया काउंसिल को, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। काउंसिल को बनाने के लिए सबसे पहले ही बात आपको 3 बातें याद रखनी है। टॉपिक याद रखिएगा, टॉपिक है जीएसटी काउंसिल। आप इस काउंसिल को समझ रहे हैं। काउंसिल क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट को काम करने के लिए रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, एक काउंसिल की। आपसे सवाल बन सकता है इस काउंसिल पे, ध्यान से देखिएगा क्या मतलब हुआ। आपका टॉपिक है जीएसटी काउंसिल, सुनिएगा थोड़ा गौर से। जीएसटी काउंसिल के अंदर सबसे पहली बात थी कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या बात थी, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब हुआ इस बात का, आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे बात ये थी कि देखिए, अभी तक आपने कहा सर काउंसिल तो थी नहीं, तो काउंसिल बनानी पड़ेगी। अब काउंसिल आप कैसे बनाइएगा, इन्होंने कहा सर काउंसिल अगर हमें बनानी है, अगर हमें काउंसिल बनानी है तो इस काउंसिल को बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें जोड़नी पड़ेंगी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने करा कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट। याद रखिएगा, इन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन में करा एक अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है सर, अमेंडमेंट का सिंपल सा मतलब होता है चेंज किया। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और एक आर्टिकल 279 में एक क्लॉज जोड़ा गया जिसका नाम था 279 क्लॉज नंबर ए। याद रखिएगा, 279 में क्लॉज नंबर ए जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। तो यानी अभी तक था क्या, सिर्फ 279, जोड़ा क्या गया, क्लॉज नंबर ए। याद रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब ये क्लॉज नंबर ए जोड़ा गया तो इस क्लॉज नंबर ए ने क्या कहा, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम एक काउंसिल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, काउंसिल। और ये काउंसिल जॉइंट फोरम पे काम करेगी। ये काउंसिल किस पे काम करेगी, जॉइंट फोरम। अब आप कहोगे सर ये कौन सा नया शब्द है, जॉइंट फोरम का क्या मतलब हुआ। वैसे तो ये एक पॉलिटिकल वर्ड है, लेकिन आप इसको बहुत सिंपली इतना समझ लीजिए बस कि जॉइंट फोरम का मतलब दो लोग इस पे काम करेंगे। एक होगा सेंटर और एक होगा स्टेट, ठीक है। सेंटर मतलब समझ रहे हो, दिल्ली वाली सरकार, और स्टेट मतलब लखनऊ वाली सरकार, राज्य की सरकार, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये एक जॉइंट फोरम होगा जिसमें सेंटर और स्टेट ये दोनों काम करेंगे। क्या हुआ, याद रखिएगा, 279 ए क्लॉज जोड़ा गया, कहा गया काउंसिल बनाएंगे जॉइंट फोरम में सेंटर और स्टेट के साथ में। यानी कि आप कहोगे दिस काउंसिल इज कंसिस्टेड ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट वर्किंग ऑन अ जॉइंट फोरम बेसिस, ठीक है। याद रखिएगा इतनी सी बात। अब ठीक है सर, ये काउंसिल तो बन गई। अब ये जब काउंसिल बनी तो इन्होंने कहा सर जॉइंट फोरम में काउंसिल बन गई। थोड़ा गौर से देखिएगा, 1 मिनट की और बात है। बात ये है सर, मान लेते हैं ये बनी काउंसिल, समझिएगा थोड़ा गौर से, ठीक है सर, ये बन गई काउंसिल। इस काउंसिल को गौर से अगर आप समझें, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इस काउंसिल को गौर से अगर आप समझें तो काउंसिल में आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले इस काउंसिल के एक चेयरपर्सन थे, काउंसिल में पोस्ट थी चेयरपर्सन की। उसके बाद काउंसिल में एक पोस्ट दी गई वाइस चेयरपर्सन की। इस काउंसिल में पहली पोस्ट थी चेयरपर्सन की, दूसरी पोस्ट थी वाइस चेयरपर्सन की, और तीसरी पोस्ट जो थी वो थे मेंबर्स, ठीक है।
इस काउंसिल की 3 पोस्टें बनाई गई, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और तीसरे कौन हुए, मेंबर्स। याद रहेगी इतनी बात या नहीं रहेगी? थोड़ी सी बात और याद रखने वाली है। क्या याद रखने वाली है बात? थोड़ा गौर से अगर आप समझ पाएँ तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जो भी इसके चेयरपर्सन थे वो कौन होंगे? वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। कौन होंगे? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि इस काउंसिल के चेयरपर्सन इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। जो भी करंट फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उनको इस काउंसिल का चेयरपर्सन माना जाएगा, पहली बात, ठीक है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब इन्होंने कहा इस काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे? तो हमने कहा इस काउंसिल के जो भी वाइस चेयरपर्सन होंगे वो बनेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल के मिनिस्टर होते हैं, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, ये लोग। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कौन होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होंगे उनमें से कुछ मेंबर चूज़ करे जाएंगे और वो बनेंगे इस काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन। बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। तीसरी बात, इसके मेंबर्स कौन होंगे? समझिएगा, इसके मेंबर्स कौन होंगे? हम कहेंगे इसके मेंबर जो होंगे वो 2 लोग होंगे। इस बात को बहुत अच्छे से सुन लेना और याद रखना। जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं, सेंटर लेवल पर, याद रखना, जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है सेंट्रल लेवल पर, और साथ में जितने भी टैक्सेशन, याद रखिएगा, जितने भी टैक्सेशन मिनिस्टर हैं, कहाँ पे? स्टेट लेवल पर। याद रखें, बात को समझें ध्यान से, क्या कह रहा हूँ मैं। जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सेंटर लेवल पर और जितने भी टैक्सेशन मिनिस्टर हैं स्टेट लेवल पर, ये दोनों मिलके इसके मेंबर फॉर्म करते हैं। बात इतनी आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगर अभी भी नहीं आई समझ में तो एक बार फिर से भाई पीछे करिए, वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए, सुनिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, सरल सवाल बनते हैं। सुनना, इस काउंसिल का नाम रखा गया मेरे भाई जीएसटी काउंसिल। क्या नाम रखा गया इसका? जीएसटी काउंसिल। याद रहेगी इतनी बात। तो इस तरीके की एक काउंसिल बना दी गई। काउंसिल कैसे बनाई गई? जॉइंट फोरम में 279 में एक क्लॉज जोड़ के। कैसे जोड़ा गया? अमेंडमेंट करके। कहाँ पे अमेंडमेंट करके? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। अब इस काउंसिल के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे अच्छी बात इस काउंसिल के बारे में क्या है? सबसे पहले इस काउंसिल में मान लेते हैं 100 मेंबर हैं। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लीजिए इस काउंसिल में 100 लोग हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इस काउंसिल की आपको कोई मीटिंग करनी है तो उसमें सारे मेंबर ज़रूरी नहीं है हों। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सारे मेंबर्स ज़रूरी नहीं है रिक्वायर्ड हों, ठीक है। आप कहोगे क्या मतलब हुआ भैया इसका? हम कहेंगे मतलब ये है कि आपकी काउंसिल में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं उसमें से अगर 50% हैं तो आपकी मीटिंग वैलिड होगी। सुनिएगा, आपकी मीटिंग कैसी होगी? वैलिड होगी। यानी ये ज़रूरी बात नहीं है कि सभी लोग शामिल हों। अगर कुछ लोग भी शामिल हैं तो आपकी मीटिंग कैसी मानी जाएगी? वैलिड कंसीडर होगी। ये दूसरी बात इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इस बात को हम इसकी काउंसिल का, सुनिएगा थोड़ा गौर से, इस बात को हम इस काउंसिल का बोलते हैं, इस काउंसिल का हम बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यानी कि इस काउंसिल का कोरम क्या है कि सर जितने भी मेंबर हैं उसके 50% भी इसकी मीटिंग को वैलिड करते हैं। इसके लिए गए डिसीजन, इसकी मीटिंग, ये सब कुछ 50% मेंबर्स के साथ हो सकती है। बात समझ में आई नहीं है? बोलो। अब आगे एक बात और बताते हैं आपको, एक लास्ट बात है, इसको और गौर से सुन लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये काउंसिल के अंदर कोई मीटिंग हुई, मान लेते हैं इस काउंसिल के अंदर क्या हुई? कोई मीटिंग हुई। अब ये मीटिंग की वर्किंग कैसे होगी इसको थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए काउंसिल के अंदर मीटिंग हुई। अब आप बताइए इस काउंसिल में कौन कौन मेंबर हैं? आप कहोगे सर बड़ा आसान सवाल है, कुछ मेंबर स्टेट के हैं और कुछ मेंबर सेंटर के हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ मेंबर स्टेट के हैं और कुछ मेंबर कहाँ के हैं? सेंटर के हैं। तो अब मुझे ये बताइए, अगर इस काउंसिल में कोई भी डिसीजन लेना होगा, अगर इस काउंसिल में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो उसमें दोनों लोग रोल प्ले करेंगे, सेंटर भी और स्टेट भी। स्टेट और सेंटर कितना रोल प्ले करेंगे ये याद रखिएगा, सुनना ध्यान से।
सेंटर का वेटेज, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से भाई, सेंटर का वेटेज, किस चीज़ का वेटेज, सेंटर के वोट का वेटेज और स्टेट के वोट का वेटेज डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, क्या होता है सुनना। सेंटर के वोट का वेटेज जो होता है वो माना जाता है 1/3, कितना माना जाता है 1/3, और स्टेट के वोट का जो वेटेज होता है वो माना जाता है 2/3। नंबर ऑफ़ मेंबर्स में अंतर होता है, आप खुद यहाँ पे देखिए, अभी आपने कहा था यहाँ पे हर एक स्टेट से, ठीक है सुनना, हर एक स्टेट से एक टैक्सेशन मिनिस्टर आएगा, तो आप सोचिए स्टेट में ऑटोमेटिकली मेंबर ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए इनका वेटेज ज़्यादा रख देते हैं और वोटिंग ऑफ सेंटर का वेटेज कम लेते हैं। लेकिन कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपको सेंटर और स्टेट दोनों के साथ लेना पड़ेगा, 1/3 ऑफ सेंटर, 2/3 ऑफ स्टेट। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से एक आखिरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्या बात है, बात बड़ी आसान है, समझना भाई थोड़ा ध्यान से। आपको इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो एक रेशियो में निकलेगा 75%, कितना निकलेगा 75%। यानी कि अगर आपको जीएसटी काउंसिल में अपने द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन को एप्लीकेबल करवाना है तो आपको एक मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, आपको अपनी बात ज़्यादा लोगों में मनवानी पड़ेगी। कम से कम कितने परसेंट, 75%। यानी कि इस काउंसिल के 75% मेंबर जब आपकी बात मानने लगेंगे, जब आपके डिसीजन पे एग्री होंगे, तभी आपका डिसीजन माना जाएगा, अदरवाइज़ आपका डिसीजन नहीं माना जाएगा। ये इसके बारे में तीसरी बात है। समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, एक बहुत उसी सेम इंटेंसिटी से, उसी सेम तरीके से पढ़ाता हुआ आपको एक बंदा मिलेगा, सेम बात आपको दोबारा से पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आगे निकलिएगा। सबसे पहली बात याद रखना, सबसे पहला मुद्दा है कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखें, सुने। पहली बात जीएसटी काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूशन दिमाग में रखेंगे, दूसरी बात इसमें कोरम दिमाग में रखेंगे, और तीसरी बात आप दिमाग में रखेंगे मेजॉरिटी। क्या दिमाग में रखेंगे? मेजॉरिटी, ठीक है। तीन बातें आपको जीएसटी काउंसिल में याद रखनी है। तो अगर आपसे कहा जाए जीएसटी काउंसिल, अगर हमसे पूछा जाए, आप कहोगे सर बड़ा आसान काम है। आसान काम ये है, इसके अंदर हमें तीन बातें याद रखनी हैं। अब आप वीडियो रोक दो, अपने आप से बताओ कौन सी तीन बातें थी, ठीक है। सबसे आखिरी बात आपको याद रखनी थी मेजॉरिटी। किस चीज़ के लिए मेजॉरिटी? कोई भी डिसीजन लेने के लिए। याद करिए कितनी थी, मेरे ख्याल से 75%। सेंटर का वेटेज 1/3, स्टेट का वेटेज 2/3। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ आपको कोरम याद रखनी थी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका सिंपल सा मतलब है 50% लोग भी होंगे तो काम चल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ये काउंसिल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। क्या जोड़ा गया? 279A क्लॉज, याद है। चेयरपर्सन कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है, मेंबर्स कौन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। अब इधर आइए, ध्यान से समझिए, ठीक है सर। बात समझ में आ गई, कैसे काम करेगी, क्या प्रोसीजर होगा, आपने बता दिया, काउंसिल के थ्रू काम करेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सर हमें जीएसटी समझ में नहीं आया साहब, जीएसटी क्या है, कैसे है, क्यों है, फलाना ढिकाना। जीएसटी में और कैसे सवाल बनेंगे या क्या है ये जीएसटी समझते, तो हम आपको सामने पूरी जीएसटी को खोलने का काम करेंगे, ठीक है। गौर से मेरी बात को समझिएगा और ध्यान से फोकस करिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। समझिए, जीएसटी को समझाने से पहले आप पहले इस तरीके से समझिए। जीएसटी में पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा जीएसटी का क्या मतलब है, ठीक है। इसके मतलब को सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके मतलब को, इसके इंट्रोडक्शन को, इसके एलेबोरेशन को, एट्सेट्रा करके जो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इन सब को हम एक आंसर में क्लब करने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे कैसे होगा? हम कहेंगे अकेला मैं नहीं करूँगा, आप खुद ही करेंगे। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। आप कहोगे देखो जीएसटी के बारे में हम क्या जानते हैं, इसको क्लब करें ज़रा। तो देखिए, इन्होंने कहा जीएसटी जो है वो सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है। जीएसटी क्या है? इन्होंने कहा सर सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही? क्या कह रहे हो, नहीं आ रही? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर आप ऐसे समझो इसे, जब पार्लियामेंट में ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था, पार्लियामेंट में ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था, तो पार्लियामेंट में सिर्फ एक बात हुई थी कि सर हम एक देश में एक टैक्स और एक मार्केट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्या कहा था इन्होंने?
कि सर यहाँ पे सिर्फ एक नेशन में एक ही मार्केट होगा, एक ही टैक्स होगा एक नेशन के अंदर। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लाना चाहते हैं, जिसलिए हमने बनाया है GST। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनना। इन्होंने क्या कहा, सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है। पहली बात क्या है सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर? मैंने आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताई थी, आपको पीछे लेके चलते हैं, थोड़ा याद रखिएगा। आपको एक मैंने बात बताई थी कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से टैक्स चार्ज करती है IT, जो बहुत सारे होते थे, और गवर्नमेंट को ये लगने लगा था ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने कहा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो प्रोसेस को हटा दो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो प्रोसेस को हटा दीजिए और एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर लॉन्च करिए। मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि पहले आपने एक जगह टैक्स दिया, फिर आप दूसरी जगह दे रहे हैं, फिर आप तीसरी जगह दे रहे हैं, चौथी जगह, कुछ नहीं। आपको सिर्फ एक टैक्स भरना है, बात खत्म। ठीक है, कैसे होगा ये आप धीरे धीरे प्रोसेस पढ़ेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ज़्यादा घबराइए मत, बस ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है तो पहली बात इसके बारे में आपको समझनी चाहिए कि मतलब ये हुआ कि इसने IT को रिप्लेस कर दिया, या हम कहेंगे IT को एलिमिनेट कर दिया। IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। कितनी IT एलिमिनेट करें, याद करिएगा कि 17 IT एलिमिनेट करा। जैसे कि वैट ख़त्म कर दिया गया, सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया, सर्विस टैक्स ख़त्म कर दिया, एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दिया, और ऐसे बहुत सारे टैक्सेस को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। क्या पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, सिंगल टैक्स है। कहाँ पे सिंगल टैक्स है बताइए? UP, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आसाम, कहाँ पे सिंगल टैक्स है? आप कहोगे सर कर्नाटक में भी, केरल में भी, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हो ना कि पूरे नेशन में। तो हम कहेंगे ये सिंगल टैक्स है पूरे नेशन में। अगर मेरे भाई आप कह रहे हो पूरे नेशन में, यानी आप कह रहे हो जम्मू एंड कश्मीर में भी, क्या नहीं कह रहे हो? बिल्कुल सर। आप कह रहे हो UT में भी, यूनियन टेरिटरी में भी, बिल्कुल सर। यानी कि ये एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम है जो पूरे नेशन पे एप्लीकेबल है, चाहे जम्मू हो, UT हो, कुछ भी हो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? कन्फर्म 100%। एक आखिरी बात याद रखना, इस सिंगल टैक्स ने एक अफेक्ट ख़त्म किया जिसको हम कैस्केड अफेक्ट बोलते हैं। नहीं आए समझ में तो इस शब्द को याद रखिएगा, टैक्स ऑन टैक्स को ख़त्म कर दिया। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने पहले पहली जगह टैक्स लिया, फिर दूसरी जगह टैक्स लिया, फिर तीसरी जगह टैक्स ले रहे हैं। इस तरीके से पूरी चेन में टैक्स नहीं लगेगा। इन्होंने कहा, बहुत सिंपल सी बात आपको बता दें, ये टैक्स बिल्कुल एंड में जहाँ पे भी ये गुड ख़त्म होगा, जिसके आगे अब ये ट्रांसफ़र नहीं होना, इन्हीं से हम पूरा टैक्स ले लेंगे। उससे पहले ये सिर्फ काउंट होगा, कलेक्ट नहीं होगा। बात याद रखिएगा, इसने कैस्केड के कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। बात आपको इतनी समझ में आ गई नहीं आ गई? तो सबसे पहली बात GST के बारे में आपको जो याद रखनी है वो क्या याद रखेंगे आप, कि ये एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम है। ठीक है। दूसरी बात, इसके सीधे सीधे अफेक्ट होते हैं प्राइजेस के ऊपर। किसके ऊपर अफेक्ट होते हैं? इसके प्राइजेस के ऊपर। अब भैया प्राइजेस के ऊपर अब क्या अफेक्ट है, बस दिमाग में रख लीजिए। अगर भाई साहब आपके पास लग्जरी गुड हैं तो आपके दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि टैक्स परसेंट पे लगता है, महंगी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और ठीक है, और अगर आप जो गुड्स बेच रहे हैं वो बेसिक गुड्स हैं, डेली कंजप्शन वाले, तो भाई साहब आपके दाम जो हैं वो घटने वाले हैं। सिंपल है, सिंपल। इससे ज़्यादा ना पूछा जाएगा, ना आपको बुद्धि लगानी है। ठीक है, सुनते रहिएगा। तीसरी बात जो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं भाई साहब ये कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। क्या कह रहे हैं भैया? ये कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। कंजप्शन बेस्ड टैक्स क्या मतलब हुआ इस बात का? बहुत सिंपल सा मतलब है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पहले मान लीजिए, मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, मान लीजिए ये बिस्किट है, एक बिस्किट का पैकेट है। इस बिस्किट के पैकेट को देखिए, सबसे पहले वीट, उसके बाद फ्लावर, उसके बाद फिर इसकी फ्लावर की मैन्युफैक्चरिंग होके ये बना क्या? बिस्किट। अब आपने पहले यहाँ टैक्स लिया, फिर आप यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, आप कहोगे कहीं नहीं। ये बिस्किट को मान लीजिए श्याम नाम का एक कंज्यूमर है, वो परचेज़ कर रहा है, श्याम नाम का कंज्यूमर परचेज़ कर रहा है, तो हम सीधे टैक्स किन पे लगाएंगे? श्याम भाई साहब से टैक्स लगाएंगे। इसीलिए आपको ये बोला जाता है कंजप्शन बेस्ड टैक्स। क्यों? क्योंकि ये सीधे कंज्यूमर पे चार्ज होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। ये किस पे चार्ज होता है? कंज्यूमर पे चार्ज होता है। तो पहली बात इसके अंदर आप याद रखेंगे कि ये कंज्यूमर से चार्ज किया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कंजप्शन बेस्ड टैक्स। दूसरी बात, इसको हम डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन टैक्स। जैसे मैं आपसे मान लीजिए ये तमिलनाडु है, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, कोई गुड ट्रैवल करके तमिलनाडु से UP तक गया, ठीक है,
यानी कि तमिलनाडु में मेरे भाई मान लीजिए कोई गुड जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, तमिलनाडु में कोई गुड मैन्युफैक्चर हुआ और यूपी में जाके वो गुड बेचा, ठीक है, यूपी में जाके वो गुड बेचा। तो आप सुनिएगा, तमिलनाडु से गया यूपी में और यूपी में ये गुड्स बचा, यानी यूपी में इसको कंज्यूमर ने परचेज़ किया है कि नहीं। अब ज़रा एक बात बताओ आप, इस पे मान लीजिए 400 रुपये का टैक्स कलेक्ट हुआ, इस प्रोडक्ट पे कितने का टैक्स कलेक्ट हुआ, 400 रुपये का। तो अब 400 रुपये को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आप कहोगे 2 लोग, सेंटर और स्टेट, है ना। सेंटर ने चलो मान लेते हैं 200 रुपये ले लिए, अब स्टेट कितने लेगा, आप कहोगे सर बचे हुए 200। कौन सा स्टेट लेगा 200 रुपये, यूपी या तमिलनाडु। आप कहोगे सर ये टैक्स लेगा यूपी। हम कहेंगे क्यों, हम कहेंगे सर 2 बातें साफ दिख रही हैं, क्योंकि ये टैक्स कैसा टैक्स है, कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है, तो जहाँ पे कंज्यूमर के हाथ में लगेगा वहीं टैक्स कलेक्ट होगा और कंज्यूमर रहने वाला यूपी में। दूसरी बात हम इसको कह रहे हैं सर डेस्टिनेशन टैक्स। क्या कह रहे हैं, डेस्टिनेशन टैक्स, यानी इसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे हुई जाके ख़त्म, यूपी में, तो जहाँ पे इसकी डेस्टिनेशन ख़त्म होती है वहीं पे इस पर टैक्स भी चार्ज किया जाता है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसी वजह से इसको हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। 3 बातें बड़ी आसान सी हैं, इसको देखिएगा, नहीं आए समझ में आपके पास ऑप्शन होगा, है ना, एक नीचे लाइन चल रही होगी, उस लाइन को पे एक डॉट होगा, उस डॉट को पीछे खसकाइए, सेम इंटेंसिटी से पढ़ाता हुआ एक बंदा मिलेगा, फिर से पढ़िए एक बार ध्यान से, बस देखते रहिए यहाँ पर। चौथा इसका जो फीचर है उसको हम आप कहोगे सर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का बड़ा आसान मतलब होता है मेरे भाई, अगर आपकी फ़र्म एक टर्नओवर उठा रही है 20 लाख या उससे ज़्यादा, तो आपको अपने आप को जीएसटी पे रजिस्टर कराना पड़ेगा, जिसमें जीएसटी नंबर आपको अलॉट किया जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर आप किसी हिली एरिया में, सुनना, आप किसी हिली एरिया में या आप किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहते हैं, तो आपकी लिमिट अब 20 लाख नहीं भाई, आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 10 लाख या उससे ज़्यादा। समझ में आ गई। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 10 लाख या उससे ज़्यादा कमाते हैं तो भी आपको अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये बड़ी आसान सी बातें हैं। अब आपके सामने एक बेहतरीन मुद्दा बताते हैं, इसका 5वां फीचर, इसको हम बोलते हैं इनवॉइस मेकिंग, है ना। कभी भी आप होटल में या कहीं पे खाना खाइएगा, जो आपको बिल मिलता है उसमें आपको इनवॉइस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। हम इनवॉइस को थोड़े टाइम के लिए ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्यों ब्लैंक छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। हम जैसे ही उस कॉन्सेप्ट को डील करेंगे आपको ये सारी बातें अब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, याद रहेंगी इतनी बातें नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं मेरे पास प्लास्टिक है, ठीक है, या प्लास्टिक नहीं है, मान लीजिए मेरे पास है आयरन, ठीक है। इस आयरन से मैंने मान लीजिए बना दिया से फॉर एग्ज़ाम्पल एक अलमीरा, ठीक है। आयरन मेरे पास था 1000 रुपये का, अलमीरा मैंने बना दी 10,000 रुपये की, ठीक है। अब देखना इस प्रोडक्ट पे, ये देखिए ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है या थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे आप फैक्ट नहीं समझ पाएंगे, एक सेंस है इसके पीछे, उस सेंस तक पहुंचने की कोशिश करना। ये आयरन की कीमत थी 1000 रुपये, अलमीरा की कीमत है कितनी, 10,000 रुपये, और इसको बनाने वाला एक पर्सन है जिसका नाम है श्याम। तो अब ये श्याम भाई साहब जो है, ये श्याम भाई साहब ने क्या किया है, 1000 रुपये की चीज़ को 10,000 में कन्वर्ट कर दिया, यानी इसमें कितने रुपए की वैल्यू ऐड कर दी, 9,000। तो ये 9,000 क्या है, ये 9,000 वो वैल्यू है जो ऐड करी गई है किसके द्वारा, श्याम के द्वारा, ठीक है। श्याम भाई साहब ने इस 1000 रुपये में की आयरन को 9,000 में कन्वर्ट किया और टोटल इसकी प्राइस हो गई 10,000। अब 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये का तो आयरन ही है, 10,000 रुपये की क्या है, अलमीरा। अब ऊपर बैठे हैं एक और लोग जिनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। आप बताइए गवर्नमेंट अगर 1,000 रुपये पे चार्ज करेंगे तो इतने का तो सर पहले से ही अलमीरा है, सॉरी आयरन है। 10,000 रुपये चार्ज करेंगे तो इतने की तो अलमीरा ही है। गवर्नमेंट मेरे भाई याद रखना, ना 10,000 रुपये चार्ज करेंगे ना 1,000 रुपये। इस दौरान जो भी वैल्यू ऐड हुई है, याद रखना जीएसटी हमेशा इस वैल्यू एडेड पे लगाई गई कि आपने किस प्रोडक्ट को कितने में कन्वर्ट कर दिया, जो भी वैल्यू ऐड करी जीएसटी हमेशा उसी वैल्यू ऐड पे चार्ज की जाती है, ठीक है। फैक्ट है, एक याद रखने वाली बात है, याद आप भी रखेंगे। क्या याद रखेंगे, याद ये रखेंगे कि भैया
ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट है। हर स्टेज पर जितनी भी वैल्यू ऐड हो रही हैं उन सारी वैल्यू एडेड को ही हम काउंट करेंगे कंजप्शन बेस्ड टैक्स के अंदर। बात इतनी आपको समझ में आ गई है, नहीं आ गई? बोलो भाई मेरे, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कंफर्म कोई दिक्कत नहीं है? बात थोड़ी सी आगे बढ़ा दें तो कोई समस्या तो नहीं होगी आपको? चलिए थोड़ा सा एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो वीडियो रोक दो, पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इसको देखिए थोड़ा ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट? बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है, इसको सुनिएगा थोड़ा गौर से। मेरी बात ध्यान से समझना पहले सभी लोग। इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है? मैं मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है? मेरी मान लीजिए एक फैक्ट्री है। अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, सुनना। मैं मान लीजिए फैक्ट्री में मैं अलमीरा ही बना रहा हूँ। मुझे क्या बनानी है? इस अलमीरा को बनाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने मंगाई, क्या बोलते हैं, आयरन, लोहे की मुझे आवश्यकता पड़ी, ठीक है सर। उसके बाद मान लीजिए मुझे आवश्यकता पड़ी फॉर एन एग्जांपल पेंट की, अलमीरा पे मुझे पेंट करना है। और उसके बाद मुझे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी, जो ट्रांसपोर्टेशन मुझे लोहा लाने में या फिर अलमीरा कहीं पहुंचाने में चाहिए होगा, ठीक है? अब मेरी बात गौर से सुनना। जिसने मुझे आयरन दिया, जिसने मुझे पेंट दिया और जिसने मुझे ट्रांसपोर्टेशन दिया, इन सब से जीएसटी चार्ज हुआ। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। मान लेते हैं ऊपर बैठी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा, सुनना, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आपसे हम टैक्स चार्ज करेंगे 70 रुपये का, ठीक है? आपसे हम टैक्स चार्ज करेंगे 130 का, आपसे हम टैक्स चार्ज करेंगे 100 का। इस तरीके से मान लीजिए, आप नंबर्स में मत जाइए। ओवरऑल गवर्नमेंट ने इनसे, फिर इनसे, फिर इनसे, इन तीनों से कुछ ना कुछ टैक्स चार्ज किया, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान सुनना। मान लीजिए आयरन जो था वो, मान लीजिए आयरन जो है वो 100 रुपये का है। आयरन कितने का है? 100 रुपये का। गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स चार्ज किया, मैंने 20 रुपये बढ़ा दिए, मैंने कहा 120 का हो गया। पेंट मान लीजिए 100 रुपये का है, गवर्नमेंट ने कहा इस पर हम 30 रुपये टैक्स लेंगे, मैंने 30 रुपये बढ़ा दिए, है ना? अब ट्रांसपोर्टेशन मान लीजिए सर्विस है, गवर्नमेंट ने सर्विस पे टैक्स कहा, गवर्नमेंट ने कहा मान लीजिए 100 रुपये की ट्रांसपोर्टेशन थी, गवर्नमेंट ने कहा 50 लेंगे, तो हमने 50 रुपये बढ़ा दिए। यानी गवर्नमेंट ने मुझसे जो भी मांगा मैंने आपके ऊपर चार्ज कर दिया। गवर्नमेंट ने मुझसे जो भी मांगा मैंने आपके ऊपर चार्ज कर दिया। गवर्नमेंट ने मुझसे जो भी मांगा मैंने आपके ऊपर चार्ज कर दिया। बात समझना। अब मैंने ये तीनों प्रोडक्ट खरीदे, मेरी बात समझिएगा। मैंने ये तीनों प्रोडक्ट खरीदे और इन तीनों प्रोडक्ट को मिला के मैंने एक बढ़िया सा आउटपुट बनाया। अब ये आउटपुट क्या है? अलमीरा। मैंने एक आउटपुट बनाया जिस आउटपुट का क्या नाम था? अलमीरा। अब ये अलमीरा को मैं किसी कंज्यूमर को चिपकाऊंगा या बेचूंगा। मैंने अलमीरा को जब कंज्यूमर पे बेचा तो वो बिकी मेरी मान लीजिए 450 रुपये की। कितने रुपए पे बिकी? 450 रुपये की। अब थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा। हुआ क्या कि ये जो 450 रुपये की बिकी, ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि देखो इस पे ये सिर्फ मैं यहाँ पे जीएसटी लिख रहा हूँ, ठीक है? 450, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये जीएसटी के रेट लिख रहा हूँ। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको बता दूँ। से फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि जब मैंने इसको किसी कंज्यूमर को बेचा तो यहाँ पे 450 रुपये का टैक्स मिला मुझे, जो मैंने किससे लिया? अब जैसे मान लीजिए मेरे पीछे वालों ने मुझसे लिया तो मैं किससे लूँगा? कंज्यूमर से लूँगा। तो मुझे कितने का टैक्स मिला? 450 रुपये का टैक्स मिला। यहाँ पे 20 का टैक्स था, यहाँ 30 का, यहाँ 50 का, ठीक है? इस तरीके से मान लीजिए क्या था? टैक्स था। अब सुनिएगा, ये टैक्स है, ये टैक्स है और ये टैक्स है। मैंने किससे लिया? कंज्यूमर से ले लिया 450 का टैक्स। अब मैंने कहा ये रहा टैक्स और ये ले लीजिए गवर्नमेंट। ये टैक्स टैक्स को मैं तो रखूँगा नहीं, आप खुद समझिए इस बात को। टैक्स को मैं तो रखूँगा नहीं, टैक्स मुझे किसे देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मैं गवर्नमेंट के पास लेके गया, कितने रुपए? 450 रुपये लेके गया। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा, सुनना, गवर्नमेंट ने कहा, मैंने गवर्नमेंट को
मैंने गवर्नमेंट को कितने रुपए पे करे? मैंने गवर्नमेंट को पे करे 450 रुपये। गवर्नमेंट ने कहा हम आपसे 450 रुपये नहीं लेंगे। अब आप कहेंगे सर गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है, मना कर दिया। हम कहेंगे नहीं भाई, मेरी बात थोड़ा गौर से समझिए। 450 रुपये में से, इस 450 रुपये में से 20 रुपये तो आयरन पे ऑलरेडी टैक्स जा चुका है ना। सुनना, 20 रुपये तो आयरन पे ऑलरेडी टैक्स जा चुका है। इस 450 रुपये में से 30 रुपये पहले से ही पेंट पे टैक्स जा चुका है और 50 रुपये का टैक्स पहले से ही ट्रांसपोर्टेशन पे दे चुका हूँ ना मैं। यानी कि मैंने जब आयरन ख़रीदी तो मुझे आयरन कितने की पड़ी? 120 की, जिसमें से 20 रुपये गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुँच चुके हैं ना। मैंने जब पेंट ख़रीदा तो मुझे कितने का पड़ा? 130 का, लेकिन इसमें से 30 रुपये ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुँच चुके हैं। मैंने जब ट्रांसपोर्टेशन ली तो मुझे कितने की पड़ी सर? 150 रुपये की, लेकिन 50 रुपये इसमें से ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो जो गवर्नमेंट का टैक्सेशन का हिस्सा था, ये 50, ये 30, ये 20, ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है ना। ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। तो मैंने ये कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 450 टैक्स आपको हमें नहीं देना है, इसमें से इतना रुपया ऑलरेडी हम तक पहुँच चुका है, आप इसके अलावा मुझे दीजिए। तो आप बताइए मेरा जीएसटी आउटपुट पे कितना था? आउटपुट यानी कि इस अलमीरा पे मेरा जीएसटी कितना था? आपने कहा सर आउटपुट में मेरी जो जीएसटी थी वो थी 450 रुपये की। मैंने कहा बढ़िया। आप मुझे ये बताइए, आपने जो इनपुट ख़रीदा था, इनपुट मतलब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी आपने इनपुट ख़रीदे थे, आउटपुट को बनाने के लिए जो भी आपने इनपुट ख़रीदे थे, उस पर कितना टैक्स था? हमने कहा 20, 30 यानी 50 और 50 100। तो हमने कहा जीएसटी और इनपुट जो था वो था भैया 100 रुपये का। कितने का? 100 रुपये का। यानी आप इनपुट पे ऑलरेडी जीएसटी दे चुके हैं। हमने कहा सर बिल्कुल हम दे चुके हैं। तो वो गवर्नमेंट तक पहुंच गया? सर बिल्कुल पहुंच गया। तो सर वो रुपये आपको डबल पे नहीं करना है, आपको करना ये है, आप भाई साहब आपकी जीएसटी में से जो भी आउटपुट पे जीएसटी आप ले रहे हो उसमें से आप पहले हटा देंगे कौन सी जीएसटी जो आपने इनपुट पे चार्ज की होगी। यानी अब बचा टैक्स 350 जो गवर्नमेंट को चाहिए होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब समझिए, जो आप इनपुट पे टैक्स दे रहे हैं वो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। कहाँ पे? गवर्नमेंट के खाते में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, दोबारा क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको आउटपुट की जीएसटी में से इनपुट की जीएसटी हटा देनी है। आप ऑटोमेटिकली जिस रेट पे पहुँचोगे उसको आप बोलोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। किसके अंदर ये सिस्टम बनाया गया? जीएसटी के अंदर। आप देखिए कितना बेहतरीन सिस्टम है। इनवॉइस मैचिंग, यानी कि इनपुट और आउटपुट में अगर आपने इनवॉइस मैच कर दी, ये आपने सही से मैच करी, तो ये समझ लीजिए आपके इसमें से 100 रुपये रिड्यूस हो गए। बात समझ में आई या नहीं आई? इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। आप कहोगे भैया अगर हमसे मतलब पूछा गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का तो हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे बहुत आसान। अब देखना ज़रा ध्यान से, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, मीन्स अब क्या मतलब था इसका कि सर रिड्यूस कर दो क्या? वो टैक्स जो आपने पेड किया है, किस पे पेड किया है? इनपुट पे। किस में से रिड्यूस कर दो? फ्रॉम टैक्सेस बोलो टू बी पेड ऑन आउटपुट। यानी जो आपको आउटपुट पे टैक्स देना है उसमें से आप कम कर दो वो टैक्स जो आपको इनपुट पे दे दिया है। तो आप पहुँचेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम अंडर जीएसटी। बोलो भैया समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? अब आपको एक बात बताएं क्या बढ़िया सी? आप कहोगे सर बता दीजिए। हम कहेंगे बड़ी आसान बात है, समझ लेना थोड़ा ध्यान से, ठीक है? क्या बात है? हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट छोड़ रखा था, इनवॉइस मेकिंग। इनवॉइस मेकिंग का एक कॉन्सेप्ट छोड़ रखा था, इसी को हम बोलते हैं इनवॉइस मेकिंग। इनवॉइस मेकिंग यानी कि इनपुट की और आउटपुट के टैक्सेशन को जब आप मैच कर दोगे तो आपका टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। यानी इसको मैच करेंगे आप तो सिर्फ एक चीज़ के तहत कर सकते हैं, उसका नाम क्या है?
GST। तो पहले याद रखिएगा, ये आपको 5 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 इंट्रोडक्शन में पॉइंट आपके लिए मेंशन करना बड़ा आवश्यक है। इन 5 पॉइंटों को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई, वीडियो फिर से देखिए, ना आए ऑफलाइन पूछिएगा, ठीक है। लेकिन इतने कॉन्सेप्ट को आपको कंप्लीट करना है, ध्यान से समझिए, देखिए और पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, कंफर्म। मिलते हैं आपसे।